हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 5 के अंतर्गत हिंदी कविता सीरीज में नागमती वियोग खंड के अगले पदों के ऊपर। यानी कि इससे पहले हमने पद संख्या 1 से 5 तक आप सभी से व्याख्या के रूप में बातचीत कर लिया है। अब हम बात करेंगे पद संख्या 6 से लेकर 10 के ऊपर। इन पदों की मैं व्याख्या करूं इससे पहले आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे हम किसी भी महाकाव्य में सर्गों के क्रम को याद करते हैं, उसी तरीके से हमें नागमती वियोग खंड में आए हुए 12 मासा शैली पर आधारित जो महीने हैं उनके क्रम को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में ये महीने आपसे पूछ लिए जाएं कि नागमती वियोग खंड की शुरुआत किस महीने से होती है और उनका क्रम कौन सा है। तो अभी तक हमने व्याख्या के अंतर्गत आषाढ़ और सावन 2 महीनों पर चर्चा कर लिया है और आगे धीरे धीरे आपके मन में इन महीनों का क्रम भी बनता जाएगा। तो चलते हम सीधे बात करते हैं पदों के ऊपर। पद इस प्रकार है। छठा पद आप देख रहे हैं कि भादों का महीना आ गया है। भा भादो दूभर अति भारी, कैसे भरौं रैन अधियारी। मलिक मोहम्मद जैसी नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब तो भादों का महीना आ गया है, जिसे काट पाना या फिर जिसे व्यतीत कर पाना नागमती के लिए अत्यंत कठिन हो गया है। और वो कहती है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि प्रियतम के वियोग में या अभाव में इस अंधेरी रात को मैं कैसे व्यतीत करूं, कैसे काटूं। भा भादों दूभर अति भारी। भादों का महीना वैसे भी काफी अंधकारमय होता है, डरावना होता है और उसको अकेले काटना या फिर व्यतीत करना जीवन कठिन होता है। वही सामने नागमती के भी समस्या है कि रैन इस रात को, इस अंधियारी रात को वो कैसे अकेले काटे। आगे नागमती कहती है कि मंदिर सून पिव अनतय बसे। मेरा प्रियतम कहीं अन्यत्र जाकर बस गया है, जिसके वजह से मंदिर सून, मंदिर यहाँ पर घर के अर्थ में आया हुआ है। प्रियतम के अभाव में घर सूना पड़ गया है और मेरा प्रियतम जो कि कहीं अन्यत्र दूसरी जगह जाकर बस गया है। तेज नागिनी फिर डसा। और आगे नागमती के विरह की उच्चतम सीमा को व्याख्यायित करते हुए मलिक मोहम्मद जैसी लिखते हैं कि सेज नागिनी फिर डसा। जो सेज है जिस पर नागमती सोती है, वो सेज अब सेज की तरह नहीं लग रही है, बल्कि नागिन की तरह लग रही है और उसे लग रहा है कि बार बार डस रही है। रहो अकेली गहे एक पाटी। और नागमती की स्थिति यह है कि वो जिस सेज पर सो रही है उसके एक ही किनारे पर वो सो रही है, बल्कि उसको पकड़ के सो रही है क्योंकि अकेले है। नैन पसार मरो हिय फाटी। और जब भी व्यक्ति अकेले होता है, खासतौर से रात में, तो उसको नींद भी नहीं आती है। वही स्थिति यहाँ पर नागमती के साथ भी है कि वो सोने के लिए तो सेज पर सोई हुई है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई हैं और कुछ सोच रही है, जिससे कि उसके हृदय में विरह वेदना जागृत हो रही है। फिर बीच में प्रकृति भी उसे परेशान कर रही है। चमकी बीज घन गर्जी तरासा। और इसी बीच क्योंकि भादों का महीना है, सावन भादो ज्यादातर बारिश होती है, आप सभी इसका अनुभव भी किए होंगे। तो उस महीने में बिजली बीच बीच में चमक रही है, चारों तरफ बादल घेरा हुआ है और ये उसे त्रस्त है। ठीक है। विरह काल हुई जीव गरासा। और उस समय जो वियोगा अवस्था है, अकेलापन है, इसके प्राण के लिए, इसके प्राण को ग्रस्त करने के लिए या फिर लेने के लिए परेशान है। बरसे मघा झकोरी झकोरी। और जो मघा है, जो बादल है, वो एकदम से मूसलाधार बारिश कर रहा है। मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। ये जो पंक्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार परीक्षा में ये सवाल पूछा जा चुका है
कि यहाँ पर जस ओरी का अर्थ क्या है, और इसमें एक अलंकार भी है जिस पर कि मैं बातचीत करूंगा, और बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में वो अलंकार आ भी गया होगा। बरसे मघा झकोरी झकोरी, आप देख रहे हैं कि दो दो बार शब्द आए हुए हैं, फिर झकोरी झकोरी। फिर है मोर दुई नैन चुवे जस ओरी, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। एक तरफ प्रकृति बारिश कर रही है, दूसरी तरफ नागमती अपने प्रियतम के याद में भी रो रही है, और वैसे ही उसके आंखों से पानी निकल रहे हैं या फिर चू रहे हैं, जैसे बारिश होने पर ओरी चूती है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ओरी शब्द को हो सकता है कि न समझ पाए। पहले जमाने में जब खपरेल का घर हुआ करता था तो ओरी होती थी, उसी में से पानी धीरे धीरे चूता था। अब बहुत कम हो गया है, बल्कि अब जो पक्के मकान बन रहे हैं तो उनके एक तरफ पाइप लगा दी जाती है, वहां से पानी चूता, उसको ही ओरी आप मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से तुलना की है नागमती के आंखों से निकलने वाले पानी और जो भी बारिश हो रही है उससे। तो इस पंक्ति को जरूर ध्यान में रखिए। आगे है कि धन सुख है भरे भादो माहा, अबहुन आहिन सिंचे नी नाहा। और नागमती कहती है कि यहाँ पर भादों में जो कितना आश्चर्य की बात है कि यह स्त्री भरे भादों में सूख रही है, जहां सारी चीजें पानी की वजह से हरी भरी हो रही हैं, पूरी धरती हरी भरी हो रही है, लेकिन ये जो स्त्री है, धनी मतलब स्त्री, वो सूख रही है। अबहुन आहन सिंचेनी नाहा। और आगे उसको उम्मीद है कि हो सकता है कि मेरे प्रियतम आ जाए, और जैसे मैं सूख रही हूं तो क्यों नहीं आकर वो मुझे सींचने का काम करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए शब्दों का पूरा खेल है कविता में। ठीक है, जैसे कि कोई छोटा पौधा या फिर चीजें जो सूखती हैं, खासतौर से जो पानी से चलने वाली चीजें होती हैं, तो उनको सींच कर भी हम उसमें जान डाल देते हैं। तो यहाँ पर पूरा प्रकृति चित्रण करने का प्रयास मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। आगे वो कहते हैं कि पूर्वा लाग भूमि जल जूरी, आग जवास भई तस झूरी। और कहते हैं कि जो पूर्वा नक्षत्र है अब तो वो भी लग गई है। यहाँ पर जो पूर्वा शब्द है ये नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आप सभी को कि मलिक मोहम्मद जैसी ने 12 मासा शैली का तो प्रयोग किया ही है, साथ में नक्षत्रों के बारे में भी लगातार वो बात कर रहे हैं। तो किस पद में, किस महीने में, किस नक्षत्र की बात मलिक मोहम्मद जैसी करते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो भादो महीने में पूर्वा नक्षत्र लग गई है, और इसका कारण है लगने के बाद कि चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। पूरी जो धरती है जल से भरी पड़ी है। और नागमती कहती है कि आग जवास भई तस झूरी। फिर से विरोधाभास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ जलमय स्थिति है, फिर भी जो नागमती है इसकी स्थिति आग और जवास, ये दो एक तरीके से यहाँ पर प्रतीक प्रयुक्त किए हैं मलिक मोहम्मद जैसी, कि वर्षा ऋतु में केवल आग यानी सूर्य और जवास दोनों ही क्या होते हैं, सूख जाते हैं। आग और जवास ये एक तरीके से पौधों के नाम है, ये सब सूख जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नागमती की भी स्थिति है, वो भी सूख रही है। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक। और आगे है कि सारी पृथ्वी और नदियां, सरोवर आदि पूरी तरीके से भर गए हैं। थल जल भरे अपूर सब क्या है, भर चुके हैं। धरती गगन मिली एक, और दूसरी स्थिति यह है कि पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो गए। जब आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे, लगेगा कि धरती और आसमान दोनों एक जगह मिल रहे हैं, जिसको कि अंतरिक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी कई बार सवाल पूछा जाता है। तो स्थिति यह है कि चारों तरफ जल जल ही दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे लग रहा है
कि धरती और आकाश दोनों एक दूसरे से मिल गए। धन जोबन अवगाहम ते बूढ़त प्यू टेक। और यहाँ पर स्थिति ये है कि प्रियतम के अभाव में मैं यौवन के अथाह जल में डूबती जा रही हूँ, ऐसा नागमती कह रही है। और तुम आकर इस डूबती हुई को सहारा दो, तभी मैं बच सकती हूँ। धनी जोबन अवगाह, मैं अपने यौवनावस्था में डूबती जा रही हूँ और मैं तभी इससे बाहर निकलूंगी जब तुम आके टेक मतलब सहारा दोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ प्रकृति का चित्रण है, दूसरे तरफ उस प्रकृति का नागमती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, उसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। यहाँ पर सेज नागिन फिर दशा में रूपक अलंकार है। मान लीजिए परीक्षा में इतना ही दूर पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप तुरंत बता देंगे। अब विरह काल हुई जीव गरासा, इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, ऐसा अलंकार जब प्रकृति का सहारा लेकर उसको मानवीय रूप दिया जाता है तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। इसके बाद है मोर दुई नैन चुए जस ओरी, यहां पर आप देख रहे हैं कि उदाहरण अलंकार है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान में रखें। और धन सूखे भरे भादो महा, इसमें विरोधाभास अलंकार। तो आप देख रहे हैं कि एक पद में एक से अधिक अलंकार दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको बहुत सजग होकर इसकी व्याख्या समझनी है। क्योंकि अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बोरियत टाइप की व्याख्या लग रही है, समय किल हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि एक एक पंक्ति उठाकर पूछ ली जाएगी तो फिर आप लोग बोलेंगे कि हमें गहराई से पढ़ने की जरूरत है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले पद के ऊपर। अगला पद है कि अब भादो के बाद कुआर आ गया है। इसको आप लोग क्रम जरूर नोट करते जाइए। आषाढ़, आषाढ़ उसको बोलते हैं, फिर सावन, भादो, कुआर। अब है कि लाग कुआर नीर जग घटा, कुआर का महीना आ गया है और अब जो पानी है वो थोड़ा कम हो गया है। नीर जग घटा, चारों तरफ से पानी कम होने लगा है। जैसा कि भादों में आपने देखा कि पूरा जलमय हो गया था, धरती और आकाश दोनों मिल गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, उसका जल स्तर कम हो रहा है। अबहु आओ कंत तन लटा, और नागमती को उम्मीद है कि अब धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं जलमग्न होने की वजह से, हो सकता है कि जो हमारा स्वामी है, प्रियतम है, उसको लग रहा हो कि जैसे ही जल कम होगा तो फिर मैं आऊंगा। ये भी उम्मीद लगाए बैठी हुई है कि हो सकता है कि अब वो वापस आ जाए। तो ही देख पीऊ पहुए कहा उवरा चित बहुरी करूं मया। और फिर नागमती आगे कहती है कि हे प्रिय, अब तो आ जाओ, तुम्हारे विरह में यह शरीर एकदम से दुर्बल हो गया। तुम्हें देखे हुए, तुम्हारी याद में ये शरीर एकदम से दुर्बल हो गया। तो ही देखे पीऊ, हे प्रियतम, तुम्हें देखे हुए समय बहुत हो गए और विरह में मेरी जो शरीर है धीरे धीरे वो टूटती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। उवरा चीतु बहुरी करुण मया। और आगे कहती है कि हे प्रिय, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे तुम दर्शन दोगे तो वैसे ही ये मेरा शरीर एकदम से प्रफुल्लित हो जाएगा, मैं प्रसन्नता महसूस करूंगी, खुशहाल हो जाऊंगी। आगे है चित्रा मित्र मीन कर आवा। फिर से यहां पर आप देख रहे हैं कि नक्षत्रों की चर्चा मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। कहते हैं कि चित्रा नक्षत्र का सूर्य, यहाँ पर मित्र का जो अर्थ है वो है सूर्य, और जो चित्रा है ये नक्षत्र है। कई लोगों का नाम भी होता है चित्रा, ठीक है, और मित्र हम अक्सर बोलते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ ध्यान में रखिए, सूर्य। तो जो चित्रा नक्षत्र है इसका सूर्य अब मीन राशि में प्रवेश कर गया है। और आगे स्थिति है कि पपीहा पिव पुकारत पावा, और जो पपीहा जो पहले प्यू प्यू कर रहा था अब वो अपने प्रियतम को प्राप्त कर चुका है। आप कंडीशन यहां पर देख रहे हैं कि चित्रा नक्षत्र आ गई और सूर्य
अब मीन राशि में प्रवेश कर गया है। परिवर्तन आप देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरा परिवर्तन है कि जो पपीहा प्यू प्यू कर रहा था, ठीक है, हमने पहले ही पद में इसको पढ़ा था कि पपीहा जस प्यू प्यू शब्द आया हुआ था। तो अब वो पपीहा जो है अपने प्रियतम को पुकारते हुए प्राप्त कर लिया है। हुआ अगस्त हस्त घन गाजा। अब यहाँ पर फिर से एक और नक्षत्र की बात की जा रही है कि अगस्त नक्षत्र आ चुका है और इसमें जो नक्षत्र अगस्त नक्षत्र जो उदित हुआ है वह अगस्त। अगस्त क्या है, हम महीने को भी जानते हैं लेकिन यहाँ पर नक्षत्र के रूप में कि अगस्त नक्षत्र उदित हो चुका है। हस्ति घन गाजा, और जो हस्ती नक्षत्र है इसमें बादल गरजने लगे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि चित्रा नक्षत्र हो गया, अगस्त नक्षत्र हो गया, हस्ती नक्षत्र हो गया। ये सब कुवार महीने में पूरे नक्षत्रों की चर्चा की जा रही है। सूरय जलान चढ़े रन राजा, और इसके बाद क्या है कि इससे ये पता चल रहा है कि अगस्त नक्षत्र हस्ती नक्षत्र के बादल जो गरज रहे हैं, इसका मतलब है कि धीरे धीरे वर्षा काल खत्म होने वाला है और अब धीरे धीरे जो रास्ता अवरुद्ध था, बंद था, वो भी खुलने वाला है। इसलिए अब तक मार्ग बंद थे, इसके कारण राजा युद्ध क्षेत्र में जाने से कतरा रहे थे। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र के लिए चल पड़े। तुरय, तुरय मतलब घोड़ा। जलान चढ़े रन राजा, जितने राजा हैं वो अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के लिए भी तैयार हुए। फिर यहाँ पर आप परिवर्तन देख रहे हैं, आगे है स्वाति बूंद चातक मुख पर है। स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र का बूंद, यहाँ भी नक्षत्र की चर्चा की गई कि स्वाति बूंद का नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र का बूंद चातक के मुख में पड़ चुका है, प्रवेश हो चुका है और समुद्र की जितनी भी सीपियां थी अब मोतियों से भर गई। समुद्र सीप मोती सब भरे, क्योंकि स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र का बूंद चातक के मुख में पड़ गया है, जिसके कारण समुद्र की जितनी भी सीपियां थी वो मोती के रूप में भर गई। सरोवर संवर हंस चली आए, और कंडीशन आप देख रहे हैं कि सरोवर में धीरे धीरे जो हंस छोड़कर चले गए थे वो भी पुनः वापस आ रहे हैं। सारस कुरल खंजन दिखाए, और आगे की स्थिति ये है कि सारस पक्षी क्रीड़ा करने लगे हैं, मतलब वो भी जल में अपना तैर रहे हैं, और खंजन पक्षी भी दिखाई देने लगे। ठीक है, सारस क्रीड़ा करना शुरू कर दिए हैं, खंजन पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कई ऐसे पक्षी होते हैं जो मौसम विशेष में इधर उधर चले जाते हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं वापस आ जाते हैं। आगे है भा परगास कास बन फूले कंत न फिरे विदेश ही भूले। और फिर क्या कंडीशन है कि आकाश से बादल छट गए, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है, वनों में जो कांस के फूल हैं वो भी अब धीरे धीरे फूलना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मेरा जो प्रियतम है वो अभी विदेश में ही भूला हुआ है, वो अभी नहीं आया हुआ है, जो कि नागमती के विरह का कारण है। आपने ऊपर देखा कि दो विपरीत परिस्थितियों को मलिक मोहम्मद जैसी ने दिखाने का प्रयास किया। एक आप दिखा रहे हैं कि परिवर्तन हो गया है, जो जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वो उसको प्राप्त कर लिया है, प्रतीक्षा के बाद क्या हुआ, प्राप्ति हो गई। लेकिन नागमती दुर्भाग्यशालिनी है कि अभी तक उसका जो प्रियतम है, उसका जो स्वामी है, उसका कंठ है, वो अभी विदेश में ही भूला है, उसका अता पता नहीं चल रहा है। आगे है विरह हस्त तन साल धाय करे चितचूर बेगी आय पिव बाजम गाजम हुई तदूर। आगे है कि हे प्रिय, विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को कष्ट दे रहा है। विरह हस्त तन साल है, विरह रूपी हाथी मतलब जो विरह है उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हाथी की तरह हो गया है और शरीर को पूरा कष्ट पहुंचा रहा है। तन साल है, सालना मतलब कष्ट पहुंचाना। धाय करे चितचूर, और वह मेरे हृदय को अपनी
चिंगार से चूर चूर कर दे रहा है, मतलब घायल कर दे रहा है। बेगी आई पीयू, हे पीयू आप सिंह की तरह आइए। बेगी आई मतलब सिंह की, बेगी सिंह की तरह आइए। बाजहु गाजहु होई सदूर, और अपनी गर्जना से इस विरह रूपी हाथी को डरा करके उससे युद्ध करें और पराजित करें। ये है नागमती का सपना कि तमाम जो प्रतीक्षारत चीजें थी वो अपने अपने से अपनों से मिलन उनका हो रहा है, लेकिन मेरा प्रियतम अभी तक वापस नहीं आया है। उसके याद में विरह लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम परेशानियां हो रही हैं। इसलिए वो एक कल्पना कर रही है, क्योंकि पद्मावत में इतिहास और कल्पना दोनों का समावेश किया गया। तो इस पूरे पद में आपने देखा कि जैसी को नक्षत्रों और ऋतुओं का गहन ज्ञान था। इस पूरे पद में आप देख रहे हैं कुंवार के महीने में उन्होंने कई नक्षत्रों की चर्चा की है, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। रूपक अलंकार आपको मिल जाएगा विरह हस्ती में। रूपक अलंकार विरह रूपी हस्ती, विरह रूपी हाथी, यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। तो उम्मीद है कि ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं अगले पद के ऊपर। अब कार्तिक का महीना आ गया है, आप लोग भी नोट करते जा रहे होंगे क्रम। कार्तिक शरद चंद उजियारी, अब कार्तिक का महीना आ गया है। शरद ऋतु की चांदनी चारों ओर उजाला कर रही है। कार्तिक शरद, कार्तिक महीने का जो शारदीय चंद्रमा है वो अपने प्रकाश को फैला रहा है। जग शीतल हौ बिरह जारी, जहां दुनिया इस चांदनी से शीतलता महसूस कर रही है, वहीं मेरा विरह क्या है, जारी है। 14 करा चांद परगासा, जन जरे सब धरती आकाशा। और स्थिति ये है कि चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा है। 14 करा चांद परगासा, जो चंद्रमा है, चंद्रमा 14 कलाओं के लिए जाना जाता है, इसको आप ध्यान में रखिए। उसके माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। जन हूं जरे सब धरती आकाशा, और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है कि मानो धरती और आकाश दोनों जल रहे हैं, मतलब प्रकाशित हो रहे हो। प्राकृतिक वर्णन आप यहाँ पर देखिए कि कितना शानदार तरीके का है। आप चांदनी रात का जरूर लुत्फ उठाए होंगे अलग अलग जगहों पे जहां भी आपको मौका मिला होगा। वही स्थिति यहाँ पर नागमती के साथ भी है, लेकिन स्थिति घूमकर फिर वही आती है कि सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इसके विरह में कोई कमी नहीं आ रही है, बढ़ती ही जा रही है। और आगे है एक चीज और ध्यान में आपको रखना है, जनऊ शब्द आया है तुरंत आपके दिमाग में एक अलंकार जरूर आया होगा। बाद में मैं बताऊंगा कौन सा अलंकार है, फिर भी आपके दिमाग में आ गया होगा। आगे है तन मन सेज करे अगिदा, लेकिन यहाँ पर नागमती की स्थिति ये है कि उसका तन, उसका शरीर, मन और सेज ऐसे लग रहा है कि विरह के कारण एकदम से जल रहे हैं। ठीक है। सब कह चंद भयो महिराहू, और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये जो भी प्राकृतिक वातावरण है वो मेरे लिए, मेरे अनुकूल नहीं है। चौखंड लगे अंधियारा, चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा नजर आता है, अंधेरा ही नजर आता है। जो घर ना ही कंत प्यारा, जिस घर अगर स्वामी नहीं है तो वो घर एकदम से सुना सुना लग रहा है, भयावना लग रहा है, काटने के लिए दौड़ रहा है। आगे है अबहू निठुर आऊ यही बारा, अभी भी नागमती उम्मीद नहीं छोड़ी है। कहती है, अब थोड़ा सा इसका गुस्सा आप देख रहे हैं, अभी तक तो शालीनता से बातचीत कर रही थी, लेकिन अब गुस्सा आ गई। करे कि अबहू निठुर, हे निष्ठुर प्रियतम, अब तो आ जाओ, तुम्हारे दरवाजे पर मैं खड़े होकर इंतजार कर रही हूँ। परब दिवारी हुई संसारा, और सब जितने भी आसपास के लोग हैं पर्व दिवाली ये सब मना रहे हैं, लेकिन सखी झुमक गावे अंग मोरी, और जो सखियां जिनके प्रियतम है उनके साथ वो खुशहाल है। हाँ झुराव बिछुरी
मोरी जोरी, और मेरी जो जोड़ी है वो बिछड़ी हुई है। मुझे परब, दिवाली, प्रसन्नता, ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, विरह ही विरह दिख रहा है। जेई घर प्यू सो मनोरथ पूजा, मोह कह विरह सवति दुख दूजा। और आगे कहती है कि मेरी जो सखियां हैं, जो जिनके प्रियतम उनके साथ है, वो एकदम से आनंद उठा रही हैं, लेकिन मैं विरह में हूं। उनको देखकर मुझे ईर्ष्या भी हो रही है। कारण यह है कि जिनके घर में प्रियतम है उनके सारे मनोरथ, मनोरथ मतलब इच्छा, सारी इच्छा पूरी हो रही है, ठीक है। और लेकिन मेरे लिए क्या है, मोह कह विरह, क्योंकि मैं तो विरह में हूं और ये दुख है। और दूसरा दुख है कि मेरा प्रिय विवाह करके पत्नी ला रहा है। यहाँ पर एक नई समस्या आप देख रहे हैं, सवति दुख दूजा। पहला तो दुख ये है कि आसपास खुशहाली का माहौल है, सारे लोग अपने अपने पतियों के साथ, अपने अपने बाल बच्चों के साथ खुश हैं। उनको देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है, दुख हो रहा है। और दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रियतम मेरी सपत्नी, इसको सौत बोला जा सकता है, प्रेमचंद की एक कहानी भी है, ठीक है। तो सौत ला रहा है, ये दूसरी समस्या मेरे साथ है। मुझे इसके लिए कष्ट है। सखी माने त्योहार सब, गाय दिवारी होली। और जितनी सखियां हैं सब त्योहार को मना रही हैं, होली दिवाली की खुशियां मना रही हैं, दिवाली खेल रही हैं। हौ का गांव कंत बिनु रही, छार सिर मेली। और मेरी क्या स्थिति है कि मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं अपने सिर पर राख डाल रही हूँ, यानी कि दुख मना रही हूँ। हौ का गांव कंत बिनु, बिनु शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर भी एक अलंकार आप लोग अपने दिमाग में रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आप देख रहे हैं कि कार्तिक महीने में एक तरीके से खुशहाली का ये महीना है, चारों तरफ खुशहाली है, प्रसन्नता है। लेकिन नागमती के जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक तो अपने प्रियतम पर वो गुस्सा कर रही है, दूसरा एक उसके मन में संदेह भी पैदा हो रहा है, डाउट पैदा हो रहा है कि कहीं वो मेरे लिए सौत तो नहीं ला रहा है, क्योंकि जब सौत आ जाएगी तो प्रेम भी बट जाएगा। तो एक कवि, पुरुष कवि, एक स्त्री के मन को कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये आप कल्पना को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं, बात करते हैं अगले पद के ऊपर। अब आ गया अगहन, ठीक है, यानी कि छठा महीना आ रहा है। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी। अब अगहन का महीना आ गया है, जिससे दिन का जो समय है वो घट गया। दिन मतलब छोटा होने लगा, दिवस घटा निसी बाढ़ी, दिन घटने लगा और रात बढ़ने लगी अगहन के महीने में। दूभर रैन जाई किम गाढ़ी। अब स्थिति ये हो गई है कि दिन बड़ा होता था तो वो आसपास में अपने सखियों के साथ कभी कभी बातचीत कर लिया करती थी, छोटी रात थी तो तुरंत से कट जाती थी। लेकिन जब रात बड़ी हो जाती है तो और समस्या हो जाती है, खासकर से जो बिरहनी है, यानी जिनके पति नहीं है, परदेश गए हुए हैं और सारी चीजें हैं, उनके लिए ये रात काटना बहुत दूभर हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो यही स्थिति नागमती के सामने भी है। अब यह बिरह दिवस भाराती, परौ बिरह जस दीपक बाती। और अब नागमती दिन की भांति घटकर दुर्बल हो गई है। यहाँ पर देखिए कैसे तुलना मलिक मोहम्मद जैसी करते हैं कि जैसे दिवस घट रहा है वैसे ही विरह में नागमती का शरीर भी घट रहा है, और जैसे रात बढ़ रही है वैसे उसका विरह धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे मानो कि ऐसा दीपक जल रहा हो जिसमें कि विरह पूरा भरपूर मात्रा में हो और वो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा। कांपे हिया जनावे शिव, तव पै पाई होई संग पीव। और स्थिति क्या है कि रात बढ़ने लगी है, इसके कारण तमाम चीजें उसके मन में आ रही हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक तरीके से नागमती की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। उसके हृदय में कंपन हो रही है, आज के समय में कहें तो उसका बीपी हाई और लो हो रहा होगा। कांपे हिया जनावे शिव,
और उसका हृदय कांपने लगा। ऐसे लग रहा कि यह तो शीत तभी जा सकता है, उसको ठंडा भी लग रहा है। तो पै पाई हुई संग पीऊ, और उसको तभी अच्छा लगेगा जब उसके पास उसका प्रियतम हो, उसका साथ मिले, वरना वो बार बार उसकी धड़कनें बढ़ जा रही हैं, उसको ठंडक सी महसूस होने लग रही है। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। और यहाँ पर स्थिति यह है कि नागमती की सखियां भी उसी के आसपास में हैं, और वे सभी सखियां अपने अपने वस्त्रों को रंग कर अपना श्रृंगार किए हो। घर घर चीर रचे सबका, सब अपने प्रियतम के साथ हैं तो बहुत प्रसन्न है, श्रृंगार की हुई हैं। मोर रूप लेगा नाहू, और नागमती की क्या स्थिति है, वो उसका मानना है कि मैं क्या करूं, मेरा रूप रंग तो अपने प्रियतम मेरा प्रियतम अपने साथ ही लेकर चला गया, मैं किसके लिए रूप रंग या फिर श्रृंगार करूं। पलट इन बहुरा गा जो बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई। और आगे फिर कहती है कि वह प्रिय ऐसा गया कि पलट कर लौटा ही नहीं। बहुत, आप देख रहे हैं, दर्दनाक एक तरीके से है। जब से व्याख्या आप लोग भी पढ़ रहे हैं, कुछ देर तक के लिए थोड़ा सा नागमती के प्रति संवेदना जागृत हो गई। और साहित्य का एक ये भी लक्षण है कि आपकी मरी हुई संवेदना को जागृत कर देना। तो नागमती यहाँ कह रही है कि पलट न बहुरा गा जो बिछोई, जब से प्रियतम छोड़कर गया, स्वामी छोड़कर गए, तब से वो वापस दोबारा आए भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब हूँ फिरे रंग सोई, अगर अब भी वो वापस लौट जाए तो मैं श्रृंगार करने के लिए तैयार हूं। ये है भारतीय नारी। अगर वर्तमान समय होता तो स्थितियां कुछ अलग होती, लेकिन एक भारतीय स्त्री जो है वो अपने अभी भी पति की उम्मीद में है, उससे उम्मीद रखी हुई है। वज्र अगिन बिरहिनी ही जारा, सुलग सुलग दघय हुई छारा। और आगे तो और स्थिति बड़ी भयानक हो रही है कि इस बिरहिणी का हृदय विरह की शीतल आग में लगातार जल रहा है। वज्र अगिन बिरहिनी ही जा रहा, और इसका हृदय लगातार जल रहा है। और जलने के बाद आपने जाड़ा में थोड़ा सा जरूर आग इत्यादि के पास बैठे होंगे, तो कुछ धुआं उठता रहता है, जलते जलते धुआं उठता रहता है। ठीक है, तो वो लंबे समय तक धुआं उठता है और उसमें लंबे समय तक आग बनी रहती है। वही स्थिति यहाँ पर नागमती की भी है कि उसका हृदय जो है विरह रूपी आग से जल रहा है, और वहां से लव नहीं निकल रही है, बल्कि वो क्या, सुलग सुलग दग्ध हुई छारा। और सुलग सुलग कर ऐसे लग रहा है कि उसका पूरा शरीर छार होता जा रहा है। ठीक है, यह दुख दगध न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। और कह रही है, एक तरीके से शिकायत मोड में कह रही है कि इस दुख और जलन को मेरा प्रियतम, मेरा स्वामी नहीं जानता है, उसको इसका कोई आभास नहीं है, उसको कोई इस तरीके से पता नहीं चल रहा है। जोबन जन्म करे भस्मंतु। और आगे क्या है कि उसके मन में यही आता है कि ये जीवन ही नष्ट कर दूं, या फिर धीरे धीरे मेरा जो ये जीवन है या यौवन है वो नष्ट हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि खत्म हो रहा है। और आगे पहली बार आप देखेंगे कि अगहन महीने में नागमती अब पक्षियों से बात कर रही है। पहले सखियों से बातचीत करती थी, लेकिन अब उसको धीरे धीरे सखियों से ईर्ष्या होने लगी, अब उनसे दूर हो रही है। अब करिए, पीयू सो कहियो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। बहुत बार ये पंक्ति पूछी जाती है। पीयू सो कहियो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, तो धनी बिरह जरि मुई, ते ही का धुआं हम लाग। अब इस पंक्ति को आप महसूस ही कर सकते हैं कि ऐसी पंक्ति, ऐसी बात का उल्लेख कोई व्यक्ति कब करेगा, जब एकदम से उसके साथ ना इंसाफी हो जाएगी, या फिर पूरा सिर से पानी ऊपर जाने लगेगा। यही स्थिति है। अब वो कहती है कि हे भौरा हे काग हे कौआ, दो लोगों को कह रही है, भौरे को और कौए को, ये संदेश मेरे प्रियतम के पास पहुंचा देना, क्योंकि तुम लोग उड़ते हो तो
थोड़ा छोटा सा संदेश है, पहुंचा देना। उनसे जाकर कहना कि तुम्हारी पत्नी तो धनी विरह जरी हुई, तुम्हारी पत्नी नागमती विरह वेदना में जलकर मर गई। प्रमाण यह है कि उसी का धुआं हम सभी को लगा हुआ है, जिसके वजह से हमारा जो रंग है वो काला हो गया है या फिर धुएं के समान हो गया है। तो इस पंक्ति को आप सभी को महसूस करना है। आप लोग कर भी रहे होंगे, व्याख्या आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो आपने देखा कि अगहन महीने में दिन छोटा होने लगा, रात बड़ी होने लगी, जिससे कि वियोगिनी नागमती को और भी दिक्कत होने लगी, और फिर आसपास की जो स्थितियां हैं उससे भी उसको दिक्कत हो रही है। तब वो प्रकृति के बीच में जाती है और भौरे और कौवे से बात करती है। आप अपने जीवन में भी देखे होंगे कई बार कि जब आप निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो किसी व्यक्ति से आपको बातचीत करने का मन नहीं करता है, बल्कि लगता है कि थोड़ा-सा प्रकृति के बीच चला जाए, वहाँ पर बैठा जाए। इसीलिए बनारस में जितने लोग रहने वाले हैं, वो जब भी दुखी होते हैं, तो अस्सी घाट पर पहुँच जाते हैं। जेएनयू में रहने वाले हैं, तो पीएसआर पहुँच जाते हैं। डीयू में जो रहते हैं, वो और कहीं चले जाते होंगे। बीएचयू में कई बार लोग मधुबन और विश्वनाथ मंदिर में भी जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपने मन को थोड़ा-सा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नागमती भी अब पक्षियों से बातचीत करने लगी और ये एक परंपरा है। आगे चलकर आप साकेत में भी देखेंगे इस परंपरा का निर्वहन किया गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं आज का जो आखिरी है। अब पूस का महीना आ गया है। पूस शब्द जैसे आपने देखा, आपके दिमाग में पूस की रात जरूर आ गई होगी, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी नागमती वियोग के अंतर्गत पूस महीने का जिक्र कैसे करते हैं, वर्णन कैसे करते हैं, उसको देख लेते हैं। पूस जाड़ थर थर तन कापा। अब पूस का महीना है, जाड़ा का समय आ गया है और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि थर थर शरीर कांप रहा है। सूरज जाई लंका दिस चापा। और नागमती को ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य है वो लंका दिशा में जाकर वहीं कहीं छिप गया है, क्योंकि जाड़े में उतना धूप होती नहीं है। थोड़ी बहुत धूप होती भी है तो उसका बहुत असर पड़ता नहीं है, लोग बैठे रहते हैं। नागमती को ऐसा लग रहा है कि ठंडे का समय है और ऐसा सूरज को अब देखिए बीच में ला रही है। ऐसा लग रहा है कि जो सूरज है वो लंका दिशा में जाकर दक्षिणायन हो गया है, छिप गया है। विरह बाढ़ दारुण भाष्यु। और जो पूस के महीना में नागमती की विरह वेदना बढ़ गई है और उसकी शरीर कांप रही है। कपि कपि मरो ले हरि जीव। और उसकी शरीर कांप रही है, मरी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ये जाड़ा इसका प्राण लेकर ही रहेगा। कंत कहाँ लागव वही कियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। और आगे कहती है कि वह प्रियतम, वह मेरा प्रियतम कहाँ है, जिसके हृदय से लगकर मैं अपने विरह वेदना को शांत कर सकती हूँ, या फिर जो ठंडा लग रहा है उसको भी दूर कर सकती हूँ। कंत कहाँ लागो वही कियरे, कहाँ है पता ही नहीं उसका। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। और कहती है कि ये रास्ता इतना दुर्गम है, इतना कठिन है, पार करने लायक नहीं है। वह पास तो है ही नहीं जो दिखाई दे जाए। प्रियतम बहुत दूर है। सौर सपेती आवे पूरी, जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी। और क्या है कि सफेद चादर को देखते ही मुझे बुखार आने लगता है। सौर सपेती आवे पूरी, जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी। और सफेद चादर को, यानी कि उसका जो बेड है उस पे सफेद चादर बिछाया गया है, उसको देखते ही उसको बुखार सा आने लगता है। ऐसा लगता है कि वो बर्फ के समान। जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, हिमंचल मतलब बर्फ की तरह ही है, ठीक है। चकई निस बिछुरे दिन मिला, हौ दिन रात बिरह कोकिला। और आगे कहती है कि चकवी रात को अपने प्रिय से भले अलग रहती है, लेकिन दिन में तो अपने प्रिय से मिल जाती है। ये भी रूढ़ी है, ठीक है। इसलिए मलिक मोहम्मद जैसी को भारतीय रूढ़ी परंपरा का भी ज्ञान है यहाँ पर, कि चकवी रात में अपने प्रियतम से दूर रहती है और दिन में मिल जाती है। हौ दिन रात बिरह कोकिला। और आगे क्या है कि मैं तो
विरह की ऐसी कोयल हूँ कि जो रात और दिन किसी में भी अपने प्रियतम से नहीं मिल पाती हूँ, अकेले ही रहती हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे पिए बिछोही पखी। और आगे कहती है कि रात मुझे अकेले ही काटनी है, क्योंकि मेरे साथ कोई सखी भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है जिसे कि मैं मन बहलाऊं। अकेली ही हूँ, कैसे पिए बिछोही पखी। और अब ये जो प्रियतम से जोड़ी बिछुड़ चुकी है, उस बिछुड़ाव को मैं कैसे व्यतीत करूं, उस बिछुड़ाव से कैसे अपने को उबारूं। कैसे पियो बिछोही पखी, विरह सचान भये तन जाड़ा, जियत खाई और मुए न छाड़ा। ये पंक्ति देखिए काफी दर्दनाक पंक्ति है। अंत में नागमती कहती है, ऐसा उसको लगता है कि यह जो वियोग है, ऐसा लग रहा है कि ये जीते जी मेरा पिंड नहीं छोड़ेगा। विरह सचान भये तन जाड़ा, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं और मरने के बाद भी बहुत व्यथित करेगा। जियत खाई और मुए न छाड़ा, जियत जीते जी तो खा रहा है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। रकत ढूरा मासू गरा, हाड़ भये सब संग, धन सारस हुई ररि मुई, प्यू समेट ही पंख। और अंत में कहती है कि इस विरह में शरीर का सारा रक्त निचूड़ चुका है। रकत धुरा मांस उगरा, जो खून है एकदम से सूख चुका है, मांस भी धीरे धीरे जो शरीर का मांस है वो भी गल गया है। हाड़ भयु सब संख, और ऐसे लग रहा है कि हड्डियों की संख दिखाई पड़ रही। अब आप कल्पना कर सकते हैं, आपके सामने बिंब भी उपस्थित हो रहा होगा कि क्या स्थिति होगी। एक तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर आप देख रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी कर रहे हैं विरह का। धन सारस हुई ररि मुई, प्यू समेट ही पंख। और आगे कहती है कि यह स्त्री यानी यह नागमती उस सारस पक्षी की तरह हो गई है जो चीख चीख कर प्राण दे रही है और अपनी जोड़ी से बिछोड़ने के बाद जीवित नहीं रहती है। सारस कोई ररि मुई, चीख चीख के वो प्राण त्याग रही है। प्यू समेट ही पंख, जो कि अपने प्रियतम से बिछुड़ने के बाद जीवित नहीं रहती है। इसलिए हे प्रियतम, आखिर में आपसे निवेदन है कि आप ही आकर इस मरी हुई स्त्री को मिट्टी देना या फिर मिट्टी में समेटना। अभी भी ये भारतीय स्त्री का पूरा निर्वहन यहाँ पर नागमती कर रही है, तमाम परेशानियों को सहने के बाद भी अपने पति की वापसी का उम्मीद लगाए हुए। तो आपने इन पदों को देखा और उनकी व्याख्याओं को भी समझा और नागमती के विरह वर्णन को भी अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।